नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का हिंदी साहित्य पाठशाला में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने हिंदी साहित्य ऑप्शनल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4, जिसका शीर्षक है हिंदी कहानी का इतिहास। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आइए एक बार पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लें। पिछली कक्षा में हमने देखा था कथा और कहानी में अंतर। इससे पहले हमने जाना था कहानी क्या है। इसके बाद हमने देखा था विधा और शैली में क्या अंतर है। इसके बाद हम पहुंच गए थे कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। कहानी के तत्व पढ़ने के बाद हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था, तो इतना हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। आज हम क्या करने वाले हैं वो एक बार ज़रा देख लेते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी कहानी का इतिहास। आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी कहानी का इतिहास। इसमें हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में अंतर। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी की पहली कहानी। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है और इसको लेकर क्या विवाद है। ठीक है, ये दोनों करने के बाद हम आगे चलेंगे और हिंदी कहानी के विकास को कालक्रमों के अनुसार बांटेंगे। हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा को कालक्रम में बांटेंगे। हम हिंदी कहानी को 3 अलग अलग काल खंडों में विभाजित करेंगे और उसके बाद जो उसके 3 खंड आएंगे उसमें जो पहला खंड होगा प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, हम इसको आज ख़त्म करेंगे। इतना हम करने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में हम ये दूसरा और तीसरा जो खंड है उसको देखेंगे। तो ये आज का प्रारूप है, इसी के अनुसार हम आज चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कहानी और उपन्यास में अंतर। हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। हम कुछ 5 या 7 मूलभूत अंतरों को जानेंगे। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हिंदी की पहली कहानी पर। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कहानी है क्या। जो पहला वाक्य हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कहानी एक विधा है। आगे हमने जाना था कि कहानी कथात्मक गद्य की एक विधा है, यानी कहानी में एक कथा का ढांचा रहेगा और वो गद्य का एक हिस्सा है। तो हमने कहा है कहानी जो है कथात्मक गद्य की एक विधा है। वैसे ही अगर हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास क्या है, वो भी एक विधा है। किस प्रकार की विधा है, वो भी एक कथात्मक गद्य की ही विधा है, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है। अब आप देखेंगे कहानी और उपन्यास में बहुत सारी समानताएं भी हैं। जैसे अगर हम समानता की पहले बात कर लें तो समानता क्या है, कथात्मक गद्य की दोनों विधा है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है। दोनों कथात्मक गद्य की विधा है। इसके अलावा अगर आप तत्वों की बात करें तो कहानी और उपन्यास में तत्व बिल्कुल समान होते हैं। दोनों में 6 ही तत्व मिलेंगे आपको। कहानी है उपन्यास में 6 तत्व समान हैं।
दोनों के आपको 6 तत्व मिलेंगे। इस नज़रिए से आप देखेंगे तो दोनों में समानता नज़र आती है, लेकिन इनकी प्रकृति बहुत भिन्न है, इसीलिए उपन्यास और कहानी में ठीक ठाक अंतर आपको नज़र आता है। तो अंतर क्या है वो देखते हैं। ये तो हो गई समानता की बात। अब अंतर क्या है वो देखते हैं। देखिए, बेसिकली हम जितना जानते हैं, हमने कई उपन्यासों को देखा है, पढ़ा है, आपने ही पढ़ा होगा, उसमें मूल अंतर जो हमको नज़र आता है वो आकार का नज़र आता है। कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई एक व्यक्ति बैठता है, एक ही बैठक में पूरा कहानी आपको सुनाकर चला जाता है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा और एक बैठक में पूरा उपन्यास पढ़ के सुना कर चला गया। वो एक लंबी प्रक्रिया है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, उसको लिखने वाले को भी लिखने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि वो लिखने वाला भी एक बैठक में लिख के चला गया। वो लंबी प्रक्रिया है। वैसे ही उपन्यास को पढ़ने में समय लगता है। तो जो मोटा मोटी अंतर जो हम समझते हैं, जो बेसिक डिफरेंस जो हम समझते हैं, वो एटलीस्ट आकार का तो है ही, ठीक है। तो मूल अंतर जो है वो संक्षिप्तता और विस्तार का अंतर है। संक्षिप्तता और विस्तार का अंतर है। जैसा कि हमने कहा, कहानी में आपको संक्षिप्तता दिखाई देगी, वो संक्षिप्त होगा, और उपन्यास जो होगा वो ज़्यादा विस्तार आपको नज़र आएगा उसमें। तो ये जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, महत्वपूर्ण अंतर ये है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। क्या? आकारगत जो अंतर है वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है। लेकिन ये महत्वपूर्ण अंतर तो है, लेकिन एकमात्र अंतर नहीं है। एक साहित्यकार हुए जिनका नाम है बाबू गुलाब राय। क्या नाम है? बाबू गुलाब राय। उन्होंने अपनी परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि जैसे चौपाया होने के आधार पर मेढक और बैल को ये कहना कि मेढक को सिर्फ छोटा और बड़ा करके काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों चौपाया है, इसलिए मेढक छोटा चौपाया है और बैल बड़ा चौपाया है, ये कहना ठीक बात नहीं है। कुछ कुछ वैसा ही उन्होंने कहानी और उपन्यास को लेके कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसा चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को छोटा मेढक, बैल को बड़ा मेढक कहा जाए। तो इस पंक्ति का मतलब यही है कि ये आकारगत अंतर जो है वो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये एकमात्र अंतर नहीं है, इसके अलावा भी कई अंतर होते हैं। तो अगर आप ये सवाल आपको कहीं लिखना पड़े, कहीं एग्ज़ाम में आए, तो बाबू गुलाब राय की इन पंक्तियों को आप ज़रूर अपने उत्तर में लिखें। उन्होंने क्या कहा बाबू गुलाब राय ने? उन्होंने कहा कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहा जाए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे आकार का अंतर तो है ही, लेकिन ये एकमात्र अंतर नहीं है। जैसे बाबू गुलाब राय ने भी कहा है कि कहानी और को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसा चौपाया होने की समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहा जाए। तो ये एकमात्र अंतर नहीं है, इसके अलावा भी कई अंतर हैं। जैसे अगर हम इसको पहला कहें तो दूसरा अंतर है उपन्यास और कहानी में। देखते हैं हम। तो उपन्यास क्या है?
लगभग संपूर्ण जीवन को समेटता है। ये संपूर्ण जीवन को समेटता है, जबकि कहानी किसी एक पक्ष को। ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे अगर आप गोदान उपन्यास पढ़ेंगे तो उसमें होरी के किसान बनने से लेकर उसके मृत्यु तक की पूरी जीवन गाथा का इसमें वर्णन किया गया है। तो लगभग वो पूरे जीवन को, संपूर्ण जीवन को समेटता है। और उसमें ऐसा स्कोप है भी कि समेट सके, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, कई पन्नों का उपन्यास है, इसलिए उसमें पूरे जीवन को समेटा जा सकता है। लेकिन कहानी का आकार छोटा है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए उसमें आप सब कुछ नहीं लिख सकते, सब कुछ नहीं बता सकते। तो वो किसी एक पक्ष को ही, एक या दो पक्ष को ही समेट सकता है। जीवन के किसी विशेष पहलू को समेटेगा, जीवन के किसी विशेष परिस्थिति, विशेष पहलू को ही बताएगा। लेकिन उपन्यास क्या है, मोस्टली लगभग संपूर्ण जीवन की चर्चा करता है। अगर वो राजनीतिक उपन्यास है तो राजनीति के सभी पहलुओं को छुएगा, सभी पक्षों को समाहित करेगा। अगर सामाजिक किस्म का उपन्यास है तो समाज के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी उसमें। लेकिन एक सामाजिक कहानी में समाज में मौजूद किसी खास विसंगति की ही चर्चा होगी, वो सभी विसंगतियों पर चर्चा नहीं करेगा। ठीक है, तो उपन्यास और कहानी में दूसरा अंतर ये हुआ। तीसरा अंतर जो हम देखते हैं वो एक सामान्य सा अंतर है। इसमें पात्र और घटनाएं स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा होंगी, और इसमें क्या होगा, कम होगा। फिर रीज़न वही है, क्योंकि आकार छोटा है इसलिए पात्र और घटनाएं भी कम होंगी। ठीक है, एक और अंतर क्या है, उपन्यास में देश, काल, वातावरण इसका विस्तृत अंकन होगा। इसमें फिर अत्यंत सीमित अंकन होगा, क्योंकि जिस देश काल की बात हो रही होगी, क्योंकि कहानी का आकार छोटा है तो उसमें चर्चा भी छोटी होगी, अंकन भी छोटा होगा, सीमित अंकन होगा। लेकिन अगर उपन्यास में बात होगी तो जिस इलाके की बात होगी, जिस जगह की बात होगी, उसका विस्तार में चित्रण संभव है, क्योंकि उसका आकार बड़ा है। ठीक है, तो ये एक चौथा अंतर हुआ। एक और अंतर क्या है, पांचवा अंतर क्या है कि उपन्यास भाव प्रधान नहीं हो सकते। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, भाव प्रधान उपन्यास नहीं हो सकते, कहानियाँ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि कहानी एक छोटी रचना है। आपके मन में कोई भाव फूटा, आपका मन किसी प्रकार विशेष भाव से अभी आवेशित है, तो उस समय जो आप लिखेंगे वो कोई छोटी रचना होगी, या तो वो कहानी होगी या कविता होगा। लेकिन उपन्यास लिखने के लिए विचारों की प्रधानता ज़रूरी होती है। ये विचार प्रधान रचना होंगी उपन्यास। लेकिन कहानियाँ भाव प्रधान हो सकती हैं, होती हैं, उपन्यास भाव प्रधान नहीं हो सकते। ठीक है, यह हो गया 5 अंतर। एक और अंतर देखते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विधा प्राकृतिक भी हो सकती है और ऐतिहासिक भी हो सकती है। हमने कहानी को लेकर क्या कहा था कि कहानी एक प्राकृतिक विधा है। इसका कारण हमने पिछले कक्षा में समझा था कि कहानी को हम प्राकृतिक विधा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया भर के समाजों में हर देश काल वातावरण, हर देश काल परिस्थिति में रहा है। जब से मानव सभ्यता इस पृथ्वी पर रही है, तब से कहानियाँ उसके जीवन का एक हिस्सा रहा है। लेकिन अगर हम उसी समय मैंने उपन्यास के बारे में आपको बताया था कि कैसे उपन्यास का विकास औद्योगिक क्रांति के दौर में शुरू हुआ। ये एक विशेष परिस्थिति में पैदा हुई उपन्यास, इसलिए इसको एक ऐतिहासिक विधा कहते हैं। तो उपन्यास क्या है, एक ऐतिहासिक विधा है जिसकी शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति से उपजी सामाजिक परिस्थितियों के कारण। ये कैसे हुई, ये हम देखेंगे जब हम उपन्यास को पढ़ेंगे तब। तो ये 5-6 अंतर हैं। ठीक है, तो अगर हम फिर से देखते हैं कहानी उपन्यास में अंतर क्या है, तो कहानी और उपन्यास में, एक फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा रुक गए। ठीक है, तो अब देखते हैं कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो अगर ये सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे? आप पहले लिखेंगे कहानी और उपन्यास में
कहानी और उपन्यास दोनों कथात्मक गद्य की विधाएं हैं। दोनों में 6 तत्व ही होते हैं। कौन कौन से 6 तत्व उसका जिक्र करेंगे और हम कहेंगे कि इस दृष्टि से देखें तो दोनों विधाएं अत्यंत निकट जान पड़ती हैं, किंतु प्रकृति में दोनों में गहरे अंतर भी हैं। तो क्या क्या अंतर हैं? तो पहला अंतर ये है, पहला अंतर संक्षिप्तता और विस्तार का अंतर है। कहानी बेहद संक्षिप्त होती है जबकि उपन्यास बेहद विस्तार में लिखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है, लेकिन जैसा कि बाबू गुलाब राय ने कहा है ये एक महत्वपूर्ण अंतर तो है लेकिन एकमात्र अंतर नहीं है। बाबू गुलाब राय ने क्या कहा, हम उन पंक्तियों को लिखेंगे। तो इसी आधार पर हम कहेंगे कि इसलिए कहानी और उपन्यास में कई और भी अंतर हैं। जैसे उपन्यास संपूर्ण जीवन को समेटता है, कहानी जीवन के किसी एक पक्ष को समेटता है, एक या दो पक्ष को समेटता है। पात्र और घटनाएं कितनी होंगी किसमें, ये हम बात करेंगे। देश काल वातावरण का विस्तृत अंकन किसमें होगा किसमें नहीं होगा, इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कहानी भाव प्रधान होती है, उपन्यास भाव प्रधान नहीं हो सकते। कहानी एक प्राकृतिक विधा है जबकि उपन्यास एक ऐतिहासिक विधा है। अंत में हम आएंगे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष में आप प्रेमचंद के कुछ शब्दों को लिख दें। जैसे प्रेमचंद ने क्या कहा था, प्रेमचंद ने कहा है, हम पूरा फॉर्मेटिंग करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो कैसे लिखना है उसकी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो प्रेमचंद ने क्या कहा था प्रेमचंद ने कहा कि यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है, ऐसा प्रेमचंद ने कहा। अर्थात इनमें समग्रता के स्तर पर भिन्नता है। मतलब इनमें क्या है, समग्रता के स्तर पर भिन्नता है। तो आप जिक्र करेंगे बाबू गुलाब राय का भी, आप जिक्र करेंगे प्रेमचंद का भी। इससे आपके आंसर में जो वेटेज बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी और उपन्यास में क्या क्या अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी की पहली कहानी, यूपीपीसीएस के 2006 के प्रश्न पत्र में ये सवाल टिप्पणी के तौर पर पूछा गया है। किस तौर पर? टिप्पणी के तौर पर। कितने मार्क्स का था ये मुझे नहीं पता, बट यूपीपीसीएस में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इसमें हम 3 पक्षों को देखेंगे कि विवाद क्या है और क्यों है। विवाद मतलब हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसको लेकर विवाद है, तो वो क्या विवाद है और क्यों है, इसको देखेंगे। इसके बाद दावेदार कौन कौन से हैं, दावेदार कौन है, यानी कौन कौन सी कहानियाँ दावेदारी पेश करती हैं, इसका हम परीक्षण करेंगे। और इसके बाद अंततः अपने निष्कर्ष पर आएंगे कि हिंदी की पहली कहानी कौन है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम पहले ये तय कर लेते हैं कि किस कहानी को हम कहेंगे कि वो हिंदी की पहली कहानी है। मतलब आधार क्या होगा, किसी कहानी में हम किन तत्वों को अगर प्राप्त कर लें तो हम कहेंगे कि वही हिंदी की पहली कहानी है। क्योंकि अलग अलग कहानियों में अलग अलग तत्व नज़र आएंगे, तो हम समस्या यही तय करने में आती है कि किस रचना में कहानी के तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति मानी जाए। ठीक है, हमने कहानी के तत्व पिछली कक्षा में पढ़ा था, कहानी के 6 तत्व हैं। अब दावेदार जितनी कहानियाँ हैं उन कहानियों को हम उनका तार्किक परीक्षण करेंगे। परीक्षण में हम देखेंगे कि कौन सी कहानी किन किन कहानियों में कहानी के जो मौजूद तत्व हैं वो उपस्थित हैं, और उपस्थित हैं तो किस मात्रा में उपस्थित हैं, क्या पर्याप्त उपस्थिति है या नहीं। तो समस्या यहीं पे है, विवाद यहीं पे है। विवाद ये है कि किस कहानी को हम हिंदी की पहली कहानी माने, और अगर माने तो क्यों माने, क्या उस कहानी में कहानी के पर्याप्त तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि किस आधार पर हम किसी को हिंदी की पहली कहानी मानेंगे।
तो उसका आधार क्या होगा? उसका आधार क्या होगा? आधार होगा कहानी के तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति। कहानी के तत्वों की पर्याप्त उपस्थिति। अगर कहानी के तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं तो हम कह लेंगे कि ये हिंदी की पहली कहानी है। क्या यही एक आधार होगा? नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या कहानी में यथार्थवाद का तत्व नज़र आता है। ठीक है, अगर यथार्थवाद का तत्व नज़र आ रहा है और साथ ही उसमें कहानी के तत्वों की उपस्थिति है तो हम कहेंगे कि ये हिंदी की पहली कहानी है। तो ये हो गया मेरा आधार। अब हम देखते हैं कि ये विवाद दरअसल आता क्यों है। विवाद इसलिए आता है कि क्योंकि अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग साहित्यिक इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कहानियों में तत्वों को ढूंढा है। ठीक है, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, सभी साहित्यकार, सभी साहित्यिक इतिहासकार एक पक्ष पर पहुंच गए हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। वो कौन सी कहानी है हम आगे पता कर लेंगे। ठीक है, तो ये विवाद आज लगभग समाप्त हो चुका है। तो अब देखते हैं कि दावेदार कौन कौन से हैं। हमने आधार तय कर लिया, किस आधार पर हम कहेंगे कि कोई कहानी हिंदी की पहली कहानी है। ये तो हो गया आधार। अब देखते हैं दावेदार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कहानियाँ अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती है। और साथ ही इसके साथ ही हम चलेंगे और एक कहानी की थोड़ी सी समीक्षा कर लेंगे और फिर हम ये तय करेंगे कि कहानी जो है, ये जो दावेदार कहानी है, ये इसको हम पहली कहानी माने या नहीं। अब पहली कहानी मानने के लिए हमको चलना पड़ेगा कालक्रम के अनुसार। तो जो कहानी सबसे पहले लिखी गई और जो अपनी दावेदारी पेश करती है, हम सबसे पहले उसकी चर्चा करेंगे। अगर वो कहानी जो आधार हमने तय किया है उस आधार पर खरी उतरती है तो हम कहेंगे कि ठीक है, यही कहानी हिंदी की पहली कहानी है। अगर नहीं उतरती तो हम कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो कहानी आएगी उसकी समीक्षा करेंगे और अंततः कालक्रम के अनुसार जो कहानी हमको सबसे पहले मिलेगी, जिसमें ये आधार जो हमने तय किया है उसको फुलफिल करती हो, तो हम कहेंगे कि वही हिंदी की पहली कहानी है। तो सबसे पहला देखते हैं, 1803 के आसपास एक कहानी आती है जिसको लिखा है इंशाअल्लाह खान ने, और कहानी का नाम है रानी केतकी की कहानी। अब ये दावेदार क्यों है? कई सारे साहित्यिक इतिहासकारों ने इसको पहली कहानी माना था। हालांकि अंततः आज एक समन्वय स्थापित हो चुका है, लेकिन इसको भी कई जगहों पे माना गया है। तो इसलिए ये कहानी भी अपनी दावेदारी पेश करती है। तो हम देखते हैं क्या ये जो रानी केतकी की कहानी है उसको हिंदी की पहली कहानी माना जाए। तो दरअसल इसको हम हिंदी की पहली कहानी नहीं मानते हैं। इसका कारण क्या है? इसमें आपको किस्सा गोई ज़्यादा नज़र आएगा। इसमें दरअसल है क्या, रानी केतकी का विवाह बड़े धूमधाम से कराया जाता है और पूरा जो बारात का आना, मंडप का सजना, वरमाला, विवाह की सारी रस्में, ये सब बहुत ही अलंकारिक और शुद्ध संस्कृतनिष्ठ शब्दों में इसका वर्णन है। तो इस कहानी में आपको हिंदी के तत्सम शब्द बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ यथार्थवाद का तत्व तो नज़र नहीं आएगा। ये कहानी पारसी थिएटर, उस समय जो पारसी थिएटर चला करता था, जब हम नाटक का इतिहास पढ़ेंगे तो हम पारसी थिएटर को भी पढ़ेंगे। तो ये कहानी पारसी थिएटर के लटकों झटकों से, पारसी थिएटर के लटके झटके इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब एक काल्पनिक विवाह प्रसंग दिखाया गया है इसमें एक काल्पनिक विवाह प्रसंग दिखाया गया है और सिर्फ उसी की चर्चा है कि कैसे बारात आया, मंडप सजा और फिर रानी केतकी का विवाह हो गया। ठीक है, इस कहानी में कथानक और घटनाएं बहुत कम हैं। इस कहानी में कथानक एवं घटनाएं बहुत कम हैं। मुख्य उद्देश्य सिर्फ दिखाना है कि संस्कृतनिष्ठ भाषा में भी गद्य लिखा जा सकता है।
इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कहानी को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि संस्कृत निष्ठ भाषा में भी गद्य लिखा जा सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप भारतेंदु को पढ़ेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। संस्कृत निष्ठ भाषा में गद्य लिखा जा सकता है कि आप देखेंगे कि भारतेंदु के पहले गद्य लगभग 1-1.5-2% ही लिखा जाता था। उससे पहले जो लिखा जाता था वो मूलतः पद्य ही होता था। भारतेंदु के ज़माने में गद्य पद्य मिश्रित, जिसको हम चंपू काव्य कहते हैं, वो आया और आगे चलकर फिर गद्य की शुरुआत हुई। तो उस समय यही विवाद होता था, क्या तत्सम शब्दों के प्रयोग से गद्य लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। आपको आगे चलकर 2 नाम मिलेंगे, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो गद्य को लेकर इन दोनों की अपनी क्या सोच थी, वो हम उस समय पढ़ेंगे। तो उस वजह से ये विवाद आता है। इसलिए इंशाअल्लाह खान ने ये कहानी लिखी जिसका उद्देश्य ही ये था कि संस्कृत निष्ठ भाषा में गद्य लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इस कहानी में आपको यथार्थवाद का उतना तत्व नज़र नहीं आएगा और कहानी के जो तत्व हैं वो भी ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि घटनाएं ही बहुत कम हैं, कथानक बहुत कम है। एक ही व्यक्ति रानी कहती कि उसका विवाह हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हिंदी की पहली कहानी नहीं है। दूसरा दावेदार कौन है? एक और दावेदार है। 1871 में एक कहानी लिखी गई। किसने लिखा? रेवरेंड जे न्यूटन। इन्होंने कौन सी कहानी लिखी? एक जमींदार का दृष्टांत। एक जमींदार का दृष्टांत। दृष्टांत मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। एक जमींदार का दृष्टांत। इस कहानी में भी यथार्थवादी तत्व बहुत कम नज़र आएगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण कम नज़र आएगा। इसमें आपको उपदेशात्मकता ज़्यादा नज़र आएगी। इसमें आपको उपदेशात्मकता ज़्यादा नज़र आएगी। कैसे? देखिए, इस कहानी में दरअसल है क्या? इस कहानी में एक ज़मींदार होता है जो बहुत घमंडी और क्रूर होता है। ठीक है, वह किसान, अब ज़मींदार है तो किसान होंगे, किसानों से अन्यायपूर्वक लगान वसूल करेगा, गरीबों को सताएगा। अब एक दिन उसके सपने में क्या आया कि मृत्यु के बाद उसको कठोर दंड मिलेगा और उसकी सारी दौलत, सत्ता व अहंकार यहीं रह जाएंगे। अब ये सपना देख के उसकी आंखें खुल जाती है और उसने समझा कि असली सुख दूसरों की भलाई में ही है। ठीक है, और उसके बाद वो अत्याचार छोड़ देता है और दयालु बनकर अपने किसानों की मदद करने लगता है। तो ये यथार्थवादी रचना तो है नहीं। वास्तव में ज़मींदार ऐसे होते नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई ज़मींदार अचानक से सपना देखा और अचानक से बदल गया। ये दरअसल एक आदर्शवादी कहानी है। यथार्थ का तत्व इसमें बेहद कम नज़र आता है। हो सकता है एक दुर्लभ यथार्थ हो सकता है कि कोई ज़मींदार ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो एक सपना देखने के बाद तुरंत से एकदम से बदल जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें यथार्थवाद का तत्व कम है, तो हम कहेंगे कि ये भी हिंदी की पहली कहानी नहीं है। इसके बाद एक और कहानी है जो अपनी दावेदारी पेश करती है। वो कहानी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। इनकी कौन सी कहानी है? राजा भोज का सपना। इनकी कौन सी कहानी है? राजा भोज का सपना। और एक कहानी है जो अपनी दावेदारी पेश करती है। वो कहानी है भारतेंदु की लिखी कहानी। भारतेंदु की लिखी कहानी कौन सा? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये जो राजा भोज का सपना वाला कहानी है वो कुछ वैसा ही है जैसे रेवरेंड जे न्यूटन की कहानी थी, एक ज़मींदार का दृष्टांत। इसमें भी राजा भोज जो है वो सपना देखते हैं। वो क्या सपना देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई और वे परलोक पहुंच गए। वहां आने के बाद यमराज उनको बताते हैं कि जो भी तुमने पृथ्वी पर पुण्य पाप किया है उसका हिसाब होगा। राजा देखता है कि उसने दान तो बहुत किया है
परंतु प्रजा का दुख दूर करने और न्याय में कमी रह गई है। उसने प्रजा के साथ न्याय नहीं किया, उसका दुख दूर करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब ऐसा जब उन्होंने देखा सपने में तो उनको बहुत दुख हुआ। अब अचानक से उनकी नींद खुल गई। उनको समझ में आया कि ये तो सपना था, लेकिन यही सपना राजा का हृदय बदल देता है और वे निश्चय करते हैं कि आगे चलकर वे न्यायप्रिय काम करेंगे, जनता के दुखों को दूर करने का काम करेंगे। तो ये भी एक तरह से किस्सा गोई ही है, ठीक है। राजा भोज का सपना ये भी एक तरह से किस्सा गोई ही है। ऐसा तो यथार्थ में ऐसा नहीं होता। ये आदर्शवादी रचना एक तरह से कह सकते हैं हम इसको। कुछ वैसा ही है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो भारतेंदु की लिखी हुई रचना है। इसमें क्या लेखक को सपना आता है। वो क्या सपना देखते हैं कि भारत माता बीमार और जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं, क्योंकि भारतेंदु उस दौर के रचनाकार हैं जिस दौर में 1885-90 के आसपास के रचनाकार हैं। 1875, 80, 85 के आसपास के रचनाकार हैं। उस दौर में धीरे धीरे भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों की गुलामी के प्रति विरोध प्रकट होने लगा था। तो वो सपना क्या देखते हैं कि भारत माता बीमार और जर्जर अवस्था में पड़ी हैं, उसके चारों ओर लोग खड़े हैं लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका कारण क्या है? चारों ओर लोग भारत माता के खड़े हैं, वो बीमार और जर्जर पड़ी हुई हैं, लेकिन लोग क्या है दोषारोपण कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भारत माता को जो बीमारी हुई है वो पराये शासन की वजह से हुई है। कोई सामाजिक कुरीतियों को इसके लिए जिम्मेदार बताता है कि कह रहा है कि सामाजिक कुरीतियों की वजह से भारत माता बीमार पड़ गई हैं। तो कोई कह रहा है कि जनता अज्ञान है, जनता समझदार नहीं है, इसलिए भारत माता की ये हाल हुई है। ये जो लेखक है वो सपने में देखता है, और जब सपने से नींद आंखें खुलती है तो उसका एहसास होता है कि भारत माता की दुर्दशा का कारण क्या है, वही पराधीनता, अज्ञानता और सामाजिक बुराइयाँ, ठीक है। तो ये भी एक तरह की किस्सा गोई ही है, ये भी एक तरह का किस्सा गोई ही है। इसलिए इसको भी हम हिंदी की पहली कहानी नहीं मानेंगे। यथार्थवाद का तत्व यहाँ भी नज़र नहीं आता है। आगे देखते हैं हम। किशोरी लाल गोस्वामी की एक रचना है। 1900 ईस्वी के आसपास एक व्यक्ति हुए किशोरी लाल गोस्वामी। इनकी रचना है इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये कहानी मौलिक कहानी होती तो इसको हिंदी का पहला कहानी माना जा सकता था। मौलिक कहानी कहने का क्या मतलब है? इन्होंने शुक्ल जी ने इस पर आरोप लगाया है कि शेक्सपियर की जो कहानी है द टेम्पेस्ट, उसका उसी थीम पर बांग्ला में कहानी लिखी गई थी। शेक्सपियर की जो कहानी है द टेम्पेस्ट, कौन सी कहानी है? शेक्सपियर की कहानी है द टेम्पेस्ट। इसी की थीम पर बांग्ला कहानी एक लिखी गई, और किशोरी लाल गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद इंदुमती के रूप में किया है। ऐसा आरोप शुक्ल जी ने लगाया है। ऐसा आरोप किसने लगाया है? शुक्ल जी ने। और शुक्ल जी ने आरोप लगाया है जिसको खारिज करने की हैसियत हिंदी साहित्य के इतिहास किसी भी इतिहासकार में नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी का अपना एक वर्चस्व है पूरे हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो शुक्ल जी के कारण ये कहानी हिंदी की पहली कहानी नहीं बन पाई। उन्होंने कहा भी कि अगर ये मौलिक कहानी है, क्योंकि पता नहीं है कि है कि नहीं है, लेकिन अगर ये मौलिक कहानी है तो ये हिंदी की पहली कहानी होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके अनुसार इसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं, इसमें यथार्थवाद भी मौजूद है, इसलिए ये हिंदी की पहली कहानी हो सकती थी। लेकिन क्योंकि इसमें मौलिकता का अभाव है, इसलिए ये पहली कहानी नहीं बनेगी। तो हम आते हैं आगे। छठा दावेदार कौन सा है? 1901 में एक रचना लिखी गई। किसने लिखी? माधवराव
सप्रे नामक एक व्यक्ति ने, माधवराव सप्रे नामक एक व्यक्ति ने कौन सी रचना लिखी? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, उन्होंने जो रचना लिखी उसका क्या नाम है? एक टोकरी भर मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ के एक अखबार जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र, उसमें प्रकाशित हुआ था। इस रचना को हम हिंदी साहित्य की हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। कारण क्या है? इसमें यथार्थवाद का तत्व नज़र आता है। कैसे नज़र आता है? तो एक बार हम उस कहानी को थोड़ा सा संक्षेप में जानते हैं। इस कहानी में क्या होता है? एक गांव में एक किसान होता है, वो अपने खेत में जुताई कर रहा होता है। तो गांव का साहूकार वहाँ आता है और कहता है कि यह खेत मेरा है, तुम इसे क्यों जोत रहे हो? किसान जवाब देता है कि नहीं, ये तो खेत उसका है। आगे चल कर दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद मामला जो है अदालत तक पहुँचता है। अदालत में जो है साहूकार के पास कागज़ और सबूत तो हैं, क्योंकि है वो बड़ा आदमी। लेकिन अदालत में किसान क्या कहता है कि जज साहब, खेत किसका है यह तो आप देख लीजिए, पर इस खेत को जोतने के लिए सिर्फ एक टोकरी मिट्टी चाहिए। यह मिट्टी अगर साहूकार खुद उठा ले और खेत में डाल दे तो मैं हार मान लूँगा। अगर वह नहीं कर पाए तो समझ लीजिए खेत मेरा है। मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर वो खेत साहूकार की है तो उसे जोतना भी आना चाहिए। अगर वो एक टोकरी मिट्टी भी खेत से निकाल के खेत में भर दे तो हम मान लेंगे कि वो खेत उसकी है। अगर नहीं कर पाए तो सिर्फ कागज़ के आधार पर ये कह देना कि वो खेत साहूकार की है, तो ठीक बात नहीं है। तो होता वैसा ही है, साहूकार कभी खेती बाड़ी का काम किया नहीं था, इसलिए एक टोकरी भर मिट्टी भी नहीं उठा पाता है। और जो अदालत है वो फैसला किसान के पक्ष में करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़मीन का असली मालिक वही होता है जो उसे मेहनत और पसीने से सींचता है, कागजी दावों से नहीं। तो दरअसल इस कहानी का उद्देश्य ये था कि किसान जो खेत है उसका असली मालिक कौन होना चाहिए, जिसके पास कागज़ है या जो लंबे अरसे से उसको जोत रहा है। तो इसमें आपको यथार्थवाद का तत्व भी नज़र आएगा। एक किसान है जिसको ज़मींदार या साहूकार परेशान कर रहा है, जो नॉर्मली उस दौर में होता भी था। अदालतें आम तौर पर साहूकार के पक्ष में झुकी होती थीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता था। अगर इस कहानी का जो अदालत है और अदालत के जो जज साहब हैं वो किसान के पक्ष में निर्णय दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि किसान के पक्ष में निर्णय ना ही जाता हो। ठीक है, ये सुलभ यथार्थ नहीं है पर दुर्लभ यथार्थ तो है ही। ठीक है, इसलिए इसमें यथार्थवाद का तत्व भी नज़र आता है। हमें अगर कहानी के तत्वों के आधार पर भी देखें तो ये कहानी लगभग ठीक ठाक फिट बैठता है। इसलिए हम इस कहानी को तत्वों के आधार पर भी फिट बैठता है, क्योंकि इस कहानी का अपना उद्देश्य है। ठीक है, इसकी अपनी चरित्र योजना है। 2, 3, 4 चरित्र हैं, इसमें पात्र हैं, कुछ कथाएं हैं, घटनाएं हैं। इसकी अपनी संवाद शैली है, इसकी अपनी भाषा शैली है। तो पूरा कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। और जब इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद आप बाकी कहानियों से इसकी तुलना करेंगे तो आपको अंतर साफ साफ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हुई पूरी की पूरी एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी। तो हम जो हिंदी साहित्य में आम तौर पर ये आम सहमति बनी हुई है कि इसी कहानी को हम हिंदी की पहली कहानी मानेंगे। तो एक टोकरी भर मिट्टी को हम हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। आप चाहें तो किसी और कहानी को भी मान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तर्क देने होंगे। आपको ये बताना होगा कि एक टोकरी भर मिट्टी को क्यों ना माना जाए और किसी दूसरी कहानी को, मान लीजिए इंदुमती को ही क्यों मान लिया जाए। तो इतने क्रांतिकारी बनना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना है तो मेरा विचार ये है कि आप यही लिखें जो सामान्य मान्यता है, जो आमतौर पर पूरा साहित्य जगत मानता है।
हालांकि आपके पास अगर सबूत है, आपके अपने तर्क हैं, तो आप किसी दूसरी कहानी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी टॉपिक, हिंदी की पहली कहानी। 2006 में इस पर टिप्पणी आई है UPPCS में। आप चाहें तो इसका ड्राफ्टिंग करके इसका आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। उसकी जांच करने के बाद हम वापस आपको फीडबैक देंगे। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे? हिंदी की पहली कहानी, आप पहले आधार बताएंगे कि हम किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानेंगे, फिर आप दावेदारों की चर्चा करेंगे और अंततः आप अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो ये 3 अलग अलग स्टेज में इसकी पूरी फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एक मेरी ओर से सवाल आज का, हिंदी की पहली कहानी। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? हिंदी की प्रथम कहानी, टिप्पणी करके हिंदी की प्रथम कहानी, टिप्पणी 2006 UPPCS। लिखने का प्रयास करें, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब शुरू करते हैं हिंदी कहानी का विकास। हिंदी कहानी का विकास। देखिए, चाहे हिंदी कहानी की बात हो, हिंदी उपन्यास की बात हो, हिंदी नाटक की बात हो, इन सब को हम कालक्रम के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है, और आपसे अलग अलग हिस्सों पर टिप्पणियाँ, जैसे हिंदी की पहली कहानी को लेकर आया है, वैसे ही अलग अलग कालक्रमों पर भी टिप्पणियाँ आ सकती हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी कहानी की पूरी विकास यात्रा को 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित कर लेते हैं। वो कालखंड कौन कौन से हैं? प्रेमचंद पूर्व काल, ये 1901 से लेके 1915। अब 1901 से लेके क्यों है? क्योंकि देखिए, हिंदी की पहली कहानी 1901 में लिखी गई है। ठीक है, तो हम तो अगर हिंदी कहानी के विकास की बात करेंगे तो 1901 के बाद की ही बात करेंगे। तो 1901 से 15 के बाद प्रेमचंद आ जाते हैं, तो हम कहेंगे प्रेमचंद युग। दरअसल इसको कहते हैं प्रेमचंद प्रसाद युग। ये प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रेमचंद प्रसाद युग, ये दोनों समकालीन रचनाकार हैं। 1915 से 1936 तक का दौर। और उसके बाद हम कहते हैं प्रेमचंद पश्चात युग। ये 1936 से लेकर आज तक। ठीक है, तो हिंदी कहानी को हमने 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेमचंद का नाम इसमें क्यों है? तो दरअसल प्रेमचंद को हिंदी कहानी के पुरोधा माना जाता है। आधार हम प्रेमचंद को ही मानते हैं। जब हम नाटकों की चर्चा करेंगे तो हिंदी नाटक में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद का रहा है। इसलिए हम जब नाटकों को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करेंगे तो हम प्रसाद को आधार बनाएंगे। तब हम कहेंगे प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग और प्रसाद पश्चात युग। वैसे ही जब हम उपन्यास की बात करेंगे तो वहाँ भी प्रेमचंद ही आधार होंगे। तो हम उपन्यास को भी 3 अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। वहाँ भी कहेंगे प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के पश्चात वाला युग। तो ये एक सिस्टम है हिंदी कहानी में, हिंदी साहित्य में किसी विधा को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए। ठीक है, अलग अलग कालखंडों में बांटने के लिए किसी एक व्यक्ति को आधार बनाया जाता है और उसके पहले वाले युग को और उसके बाद वाले युग को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो ये हुआ हमारा 3 अलग अलग हिस्सा हिंदी कहानी के विकास यात्रा का। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इस हिस्से को पढ़ेंगे, प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि प्रेमचंद पश्चात युग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। इसमें एक युग आता है उत्तर प्रेमचंद युग।
ये 1936 से लेके 55 तक का दौर है। इसके बाद क्या है, नई कहानी। नई कहानी का दौर आता है 1955 से 60 का दौर। इसकी अपनी विशेषताएं हैं, उत्तर प्रेमचंद युग की अपनी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम कहते हैं परवर्ती कहानी। इसके बाद जो आता है वो है परवर्ती कहानी। इसमें कई तरह की अलग अलग विशेषताएं नज़र आएंगी, अलग अलग कहानियों का दौर नज़र आएगा, जिसमें सहज कहानी है, एक अलग किस्म की कहानी मिलेगी आपको। इसके अलावा सचेतन कहानी है, इसके अलावा अकहानी एक अलग किस्म की कहानी है, फिर जनवादी कहानी। ठीक है। उत्तर प्रेमचंद युग में आपको मूलतः दो प्रकार की कहानियाँ मिलेंगी, एक प्रगतिवादी कहानी और एक मनोवैज्ञानिक कहानी। ये कब मिलेगा, प्रेमचंद के बाद। ये दो किस्म की कहानियाँ आपको मिलेंगी। प्रगतिवादी मूलतः मार्क्सिस्ट कहानियाँ हैं। नई कहानी में आपको कुछ अलग विशेषताएं मिलेंगी, जैसे आज़ादी से मोह भंग की कहानियाँ हैं। आज़ादी से मोह भंग की कहानियाँ हैं। क्यों है, 1947 में हम आज़ाद हुए तो हमने कई सपने देखे, लेकिन 1955-60 के आसपास जब वो सपने अधूरे नज़र आने लगे तो आज़ादी से भी मोह भंग होने लगा कई लोगों का, तो कुछ कहानियाँ लिखी गई। तो इस दौर की कहानी आज़ादी से मोह भंग की कहानियाँ हैं। शहरी दुनिया की उस समय शुरुआत हो रही थी, पहली बार लोग गाँवों से निकलकर शहरों में आ रहे हैं। एक आज़ाद हिंदुस्तान में गाँव से निकलकर शहरों में आ रहे हैं। तो शहरी दुनिया से जुड़ी जो चुनौतियाँ हैं वो इन कहानियों में नज़र आएंगी। महिला पुरुष तनाव नज़र आएगा, संबंध विच्छेद नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये नई कहानी की अपनी विशेषताएं, अपनी अलग अलग प्रवृत्तियाँ होंगी। उत्तर प्रेमचंद युग की कहानियों की अपनी प्रवृत्तियाँ होंगी, प्रगतिवादी कहानियों की अपनी प्रवृत्तियाँ होंगी, मनोवैज्ञानिक कहानियों की अपनी प्रवृत्तियाँ होंगी। तो हम इन सब अलग अलग कालखंडों में लिखी गई कहानियों की चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो आज जो हम करने वाले हैं वो ये पहला खंड करने वाले हैं, प्रेमचंद पूर्व काल। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। देखिए, प्रेमचंद पूर्व जो कहानियाँ लिखी गई उनमें आपको बहुत सारे तत्व नज़र आएंगे नहीं। उनमें आपको ये दिखेगा कि यथार्थवाद धीरे धीरे आ रहा है, परंतु आदर्शवाद, सुधारवाद, नैतिकतावाद अभी भी मौजूद है। तो ये इस दौर की जो कहानियाँ हैं 1901 के बाद से, जैसे हमने कहा कि एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है, तो ठीक है ये हिंदी की पहली कहानी है, लेकिन यथार्थवाद की दृष्टि से ये पूर्णतः यथार्थवादी दृष्टिकोण पर खड़ी नहीं उतरती। इसमें भी थोड़ा बहुत आपको आदर्शवाद और सुधारवाद का तत्व नज़र आएगा, लेकिन ये वो दौर है जो संक्रमणकालीन दौर है, जब हिंदी कहानी आदर्शवाद से निकलकर यथार्थवाद की ओर मूव कर रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में पश्चिम का जो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट है उसका प्रभाव हिंदी कहानियों पर नज़र आने लगा है। तो ये प्रभाव जो है धीरे धीरे परिपक्व होगा। कब परिपक्व होगा, वो प्रेमचंद प्रसाद युग में परिपक्व होगा। तो यहाँ पे आपको संक्रमण दिखाई देगा, धीरे धीरे आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर मूवमेंट नज़र आएगा। ठीक है। तो इस दौर की जो कहानियाँ हैं इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं। पहली प्रवृत्ति ये है कि यथार्थवाद है, यथार्थवाद नज़र आएगा, परंतु सुधारवाद, नैतिकतावाद, आदर्शवाद भी रहेगा। आदर्शवाद भी रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इस दौर में आपको यथार्थवाद, पश्चिम का यथार्थवाद नज़र आएगा। पश्चिम का यथार्थवाद कहानियों में नज़र आएगा।
उसमें ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि देखिए पश्चिम की दुनिया कैसी है, पश्चिम से जो भारत में लोग आए हुए हैं उन्होंने कैसे हमें लूटा है, हमें परेशान किया है, हमारी संपत्तियां जब्त की हैं, कैसे हमको हमारे यहाँ से संपत्तियों को लूट कर अपने देश ले गए, कैसे हमें गुलाम बनाया। तो ये यथार्थवाद नज़र आएगा, लेकिन साथ ही आपको आदर्शवाद भी नज़र आएगा। ये कहाँ नज़र आएगा? ये भारतीय परंपरा को उजागर करते हुए ये आदर्शवाद आपको दिखाया जाएगा, ताकि आप एक और पश्चिमी यथार्थवाद को देखकर पश्चिम से आपका मोह भंग हो और भारतीय आदर्शवाद को आप देखकर भारतीय आदर्शवाद की ओर उन्मुख हों और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करें। तो इसलिए यहाँ पे आपको दोनों तत्व नज़र आएगा, एक पश्चिम का यथार्थवाद और भारतीय सुधारवाद और आदर्शवाद। ये जो आदर्शवाद है ये मूलतः आपको नवजागरण की वजह से नज़र आएगा, जिसको हम साहित्य में इतिहास में रणेशा कहते हैं, इतिहास में इसको पुनर्जागरण कहते हैं। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कैसे 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ और भारतीयों ने ये जाना कि जो ब्रिटिश हैं वो दरअसल हमारे संरक्षक नहीं हैं, हमारे लिए लुटेरे के रूप में आए हैं, हमारे पोषक नहीं हैं बल्कि हमारे भक्षक हैं। ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगता है, इसलिए इसको हम पुनर्जागरण का दौर कहते हैं। क्योंकि इसके पहले ये 1885, 1860, 70 के दौर में ये बिल्कुल आम सहमति नहीं थी कि ब्रिटिश हम हमेशा बुरे ही हैं। उस समय ये कहा जाता था कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार है वो बुरी है, और क्योंकि ब्रिटेन में मौजूद ब्रिटिश सरकार को ये पता नहीं है कि भारत में मौजूद ब्रिटिश सरकार कितना अत्याचार कर रही है हम पे, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही है। जिस दिन ब्रिटेन में मौजूद ब्रिटिश सरकार को ये पता चल जाए कि भारत में मौजूद कंपनी की सरकार ज़्यादती कर रही है भारतीय लोगों के साथ, तो यहाँ पर भी उनको दंडित किया जाएगा। तो ये पहले का माइंडसेट था। धीरे धीरे वो माइंडसेट बदला, और जब वो बदलाव हुआ तो उसको हम पुनर्जागरण कहने लगे। इसी पुनर्जागरण का प्रभाव आदर्शवाद के रूप में प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में नज़र आता है। ठीक है, दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है एक बड़ी उपलब्धि इस दौर की। इस दौर को हम कह सकते हैं कहानी कला का शैशवावस्था, क्योंकि इस दौर में कहानी कला विकसित हो रही है। तो ये दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, दो प्रमुख विशेषताएं हैं इस दौर की कहानी की। और एक जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है इस दौर की कहानी की, उस दौर की कहानी की, वो है एक कहानी जिसका नाम है उसने कहा था। कौन सी कहानी है? उसने कहा था। ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी एक रचना है जिसका नाम है उसने कहा था। ये एक कहानी है। इस कहानी की कुछ खास बातें हैं जो इसको इस दौर की कहानी में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। वो कौन सी दो बातें हैं? इस कहानी में आपको दो तत्व नज़र आएंगे। एक तो इसमें फ्लैशबैक पद्धति नज़र आएगी। कौन सी पद्धति नज़र आएगी? फ्लैशबैक पद्धति नज़र आएगी, जो ये पहली बार इस कहानी में नज़र आएगा। फ्लैशबैक को और एक शब्द यूज़ करते हैं, पूर्व दीप्ति पद्धति। इस कहानी में पहली बार ये नज़र आएगा। और दूसरा, इसमें आपको रोमांटिसिज्म नज़र आएगा, स्वच्छंदतावाद नज़र आएगा। जब हम हिंदी कविता पढ़ेंगे तो उस कविता में एक दौर आएगा जिसको हम छायावाद कहेंगे। छायावाद में स्वच्छंदतावाद का तत्व सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। ये स्वच्छंदतावाद दरअसल है क्या? स्वच्छंदतावाद कहते हैं भावुक प्रेम को। स्वच्छंदतावाद कहते हैं ऐसी भावना
ऐसा प्रेम जिसमें भावना केंद्र में हो, और वो प्रेम किसी से भी हो सकता है, प्रकृति से भी हो सकता है, प्रकृति से प्रेम। जैसे ये आपको इस कहानी में नज़र आएगी। हम जब इस कहानी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आपको ये दिखेगा। इस कहानी में पहली बार पूर्व दीप्ति पद्धति नज़र आएगी। इस कहानी में पहली बार स्वच्छंदतावाद का तत्व नज़र आएगा। कैसे? इस कहानी में दरअसल है क्या, वो पहले देखते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लहना सिंह। क्या है? एक पात्र है जिसका नाम है लहना सिंह। ये एक सिख सैनिक है। ये क्या है? एक सैनिक है। ये बचपन में अमृतसर के बाज़ार में एक लड़की से मिलता है। अमृतसर में एक लड़की से मिलता है। जब ये लड़की से मिलता है तो लड़की उससे कहती है कि याद रखना तू मेरा है। लड़की उससे क्या कहती है? याद रखना तू मेरा है। अब यही बात उसके मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए बैठ जाती है, गहरी छाप छोड़ देती है। तो जब भी वो कुछ करता है तो उसको ये याद आता है कि उसने कहा था। क्या कहा था? याद रखना तू मेरा है। क्योंकि वो एक सैनिक है तो आगे चलकर उसको प्रथम विश्व युद्ध में लड़ना पड़ता है। वो फ्रांस जाता है लड़ाई लड़ने के लिए, और जब वो युद्ध भूमि में होता है तो उसको युद्ध भूमि में उसी लड़की का पति और उसका बच्चा मिलता है। इससे उसकी शादी नहीं होती, इसके साथ उस लड़की की शादी किसी और से होती है। उस लड़की का पति मिलता है और उसका बच्चा मिलता है। अब वो जब उस लड़की को देखता है तो वापस उसको पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब उसको पुरानी बातें याद आती है तो यहीं से फ्लैशबैक पद्धति, जिसको हम कहते हैं पूर्व दीप्ति पद्धति का जो पहली बार प्रयोग हुआ है, ये यहीं पे दिखाई देता है। जब भी वो उस आदमी से मिलता है, फ्लैशबैक में वो लड़की याद आती है, फ्लैशबैक में उसकी कई बातें याद आती हैं। तो उसने क्या कहा था, जो उसने कहा था वो उसके दिमाग पे फिर चलने लगता है। तो यहीं पे आपको दिखेगा कि पहली बार फ्लैशबैक पद्धति का हिंदी कहानी में प्रयोग हुआ है। आगे चलकर क्या होता है कि वो लड़की उससे कहती है कि किसी भी तरह से मेरे पति और मेरे बच्चों को बचा लो। वो आदमी लहना सिंह जो है युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर उसके पति और बेटे को बचाता है। अंत में वो शहीद हो जाता है, और जब वो मरते समय भी उसके मन में वही बात, जब मर रहा होता है तो उसके मन में वही बात चल रही होती कि उसने कहा था। क्या कहा था? कि याद रखना तुम मेरे हो। तो जो ये पंक्ति है उसने कहा था, यही कहानी का शीर्षक भी बन जाता है। तो आप देखिए कि इसमें स्वच्छंदतावाद का तत्व कहाँ से नज़र आता है। स्वच्छंदतावाद तो जैसे हमने कहा कि भावुक प्रेम, ये भावुक प्रेम उसमें दिखता है, उस लहना सिंह व्यक्ति में दिखता है। उस लहना सिंह में दिखता है प्रेम, निष्ठा, त्याग और बलिदान का उदाहरण आपको नज़र आएगा। उसमें दिखाया गया है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं है बल्कि समर्पण और बलिदान है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं, समर्पण है एंड बलिदान है। यही छायावाद का प्लूटोनिक प्रेम है, जिसको हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं। तो स्वच्छंदतावाद का पहली बार प्रयोग इस कहानी में होता है। तो इस दौर की कहानी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक कहानी जिसका नाम है उसने कहा था। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो ऐसे तत्व नज़र आते हैं जो हिंदी कहानी में पहली बार प्रयोग हुआ। कौन से तत्व? एक स्वच्छंदतावाद और फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति पद्धति। ठीक है, तो इस कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये था प्रेमचंद पूर्व कहानी की कुछ विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे पहली विशेषता, ये यथार्थवाद आ चुका है लेकिन सुधारवाद और नैतिकतावाद और आदर्शवाद का पुट अभी भी नज़र आता है। दूसरा कि कहानी कला इस दौर में जो है अपने शैशवावस्था में है। और तीसरा जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है कहानी उसने कहा था।
लेकिन इसके अलावा इस दौर में कई और कहानियाँ भी नज़र आती हैं, जैसे एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और क्या है, उसने कहा था। एक और है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, ये किसकी रचना है? शुक्ल जी की रचना है। और एक कहानी है दुलाई वाला। दुलाई वाला, ये एक बंग महिला द्वारा रचित रचना है। बंग महिला, जिनका नाम था राजेंद्र बाला घोष, इनकी रचना है। तो ये एक तथ्य के तौर पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने उत्तर में, तथ्य के तौर पर। तो मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में ये सवाल आता है कि टिप्पणी लिखें प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी पर। तो आप सबसे पहले तो उसका कार्यक्रम बताएंगे कि 1901 से लेकर 1915 तक की जो कहानियाँ लिखी गई, उसको हम प्रेमचंद पूर्व काल की कहानियों में शामिल करते हैं। उसकी प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, दुलाई वाला, 11 वर्ष का समय। उसके बाद आप लिखेंगे इस दौर की कहानियों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जैसे आदर्शवाद यथार्थवाद आ चुका है, परंतु आदर्शवाद और सुधारवाद भी नज़र आते हैं। इस पर नवजागरण आंदोलन का प्रभाव है। नवजागरण के प्रभाव में ही आदर्शवाद का पुट नज़र आता है, जैसे कि हमने पहले चर्चा करी। उसके बाद आप कहेंगे इस दौर की जो कहानी कला है वो शैशवावस्था में है। इसके बाद आप कहेंगे कि इस दौर की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है उसने कहा था कहानी। इसके रचयिता हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्यों सबसे बड़ी उपलब्धि है? क्योंकि इसमें दो ऐसी पद्धतियाँ नज़र आती हैं जो हिंदी साहित्य में सबसे पहली बार नज़र आया है। वो क्या है? स्वच्छंदतावाद और पूर्वदीप्ति पद्धति। स्वच्छंदतावाद कैसे नज़र आता है? तो वो नज़र आता है लहना सिंह के भावुक प्रेम में, लहना सिंह के निस्वार्थ प्रेम में, उसके समर्पण और बलिदान में स्वच्छंदतावाद नज़र आता है। और पूर्वदीप्ति पद्धति कैसे नज़र आती है? वो नज़र आती है कि समय समय पर जब भी वैसी परिस्थिति जन्म लेती है तो लहना सिंह फ्लैशबैक में जाता है और उसको अपनी प्रेमिका की बातें याद आती हैं। तो फ्लैशबैक पद्धति यहाँ पे आपको पहली बार नज़र आती है। उसके बाद आप निष्कर्ष में चले आएंगे कि ठीक है, इस दौर की कहानियों में यथार्थवाद तो था, आदर्शवाद का भी पुट था, कुछ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं, और आगे चलकर जो हिंदी कहानी रही है वो आदर्शवाद से निकलते हुए पूर्णतः यथार्थवाद और आगे चलकर चरम यथार्थवाद तक पहुंच गई। तो ऐसे आप कुछ निष्कर्ष लिख देंगे। ठीक है, तो एक सवाल हम इस टॉपिक से भी आपको देते हैं, आप टिप्पणी करेंगे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, इस पर टिप्पणी लिखना है 150 शब्दों में लिखें, और हो सके तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। जांच करने के बाद मैं आपको वापस फीडबैक दूंगा। ठीक है, और एक टिप्पणी आप करिए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, टिप्पणी, वही 150 शब्द। देखिए, अगर प्रेमचंद पूर्व युग से कहानी आएगा किसी पर्टिकुलर कहानी पर, तो कहानी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी पर ही आएगा पेपर 1 में। इसके अलावा एक दूसरा सवाल यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई सवाल इस दौर से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये पूर्णतः मैंने नहीं कराया है, लेकिन मूलतः आपको मैंने बता दिया है। इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे और पूरा आंसर लिखेंगे हम अगली कक्षा में। तो ये रहा आज का पूरा क्लास, आज का पूरा लेक्चर। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे? अगली क्लास में हम प्रेमचंद प्रसाद युग तक जाएंगे। वहाँ हम प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों की चर्चा करेंगे, उसकी कहानियों की विशेषताएं क्या हैं उसकी चर्चा करेंगे। हम जयशंकर प्रसाद की कहानियों की चर्चा करेंगे, उनकी कौन कौन सी प्रमुख कहानियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे, उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यथार्थवाद पर, दरअसल यथार्थवाद है क्या, और फिर हम कहानीकार प्रेमचंद को लेकर अलग से व्यापक चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों की क्या क्या स्वाभाविक विशेषताएं हैं, कैसे उन्होंने
हिंदी साहित्य में कहानी जगत को अचानक से आदर्शवाद से यथार्थवाद तक और फिर चरम यथार्थवाद तक पहुंचाया। क्यों यथार्थवाद का इतना महत्व है हिंदी कहानियों में, इन सब की चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रेमचंद की जो प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कहानियों की जो पुस्तक है, उस पुस्तक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो QR कोड है वो यहाँ से आप स्कैन करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।